नमस्कार। आइए शुरू करते हैं संचयन का पाठ 1 हरिहर काका। ठीक है, पहले स्पर्श पुस्तक के हमने सारे पाठ कंप्लीट कर लिए। अभी बारी है संचयन की, जिसमें 3 ही पाठ हैं। तीनों की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें से पहला पाठ है हरिहर काका। ठीक है, हरिहर काका, ये जैसे कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उस काका पर ही आधारित एक पूरी कहानी है। कैसी है, काका के साथ क्या क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये पूरी कहानी आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, लेकिन इसके मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जो पाठ का लेखक है वो हरिहर काका का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक का उनके व्यवहार और उनके विचारों के ही कारण था। उसके 2 कारण थे। पहला कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण लेखक को उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका ही बचपन से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेखक जब वयस्क हुआ तो उसे भी ये समझ आया कि उसका जो पहला दोस्त कोई बना तो वो हरिहर काका ही बने थे। उसके अलावा उनसे अच्छा और कोई दोस्त अभी तक नहीं बना था। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी या देवस्थान के नाम से जानते थे। थोड़ा सा मैं हरिहर काका के बारे में बताती हूँ कि हरिहर काका 3 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से वो ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को पूछने वाला कोई नहीं था। लेखक कहते हैं कि कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पाठ टूट पड़ता था। अभी इसमें जानने वाली बात ये है कि हरिहर काका जो हैं वो भी शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, मुख्य पात्र अगर हम देखें तो इसमें मुख्य पात्र 4 हैं। हरिहर काका है, काका के भाई है, महंत है और एक लेखक है मिथिलेश्वर जी। ठीक है, हरिहर काका जो है वो एक वृद्ध है, निसंतान व्यक्ति है, लेकिन उनके पास 15 बीघे उपजाऊ जमीन है, जो कि कारण बनता है उनकी मुसीबत का। ओके, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हरिहर काका की वाइफ की डेथ हो चुकी है। उन्होंने 2 शादियां की थी, दोनों की डेथ हो गई। उनसे किसी से भी उनको कोई संतान नहीं है। अब जो भाई हैं वो चाहते हैं कि वो सारी जमीन उसके भाइयों के नाम कर दी जाए। ठीक है, काका के 4 भाई हैं जो केवल उनकी कीमती जमीन हथियाना चाहते हैं। महंत कौन है? ठाकुर बाड़ी। अभी मैंने जिक्र किया था ठाकुर बाड़ी का। ठीक है, जो एक देवस्थान है गांव में, ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी है उसे महंत बोला गया है। जो जमीन को देवस्थान के नाम करवाना चाहता है वो उसे तरह तरह के लालच देता है। महंत जो है वो हरिहर काका को इस तरह से लालच देता है कि तेरे भाई तो तेरी सेवा नहीं करते, और एक बार उसके साथ मारपीट भी होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट होती है कि हरिहर काका को मजबूरन घर छोड़कर ठाकुर बाड़ी में जाकर रहना पड़ता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है ना, तो बाहर के इंसान फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। महंत बेशक से पुजारी है, लेकिन वो लालची भी है। चैप्टर में उसे लालची भी दिखाया गया है। वो भी चाहता है कि हरिहर काका अपनी जमीन जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। और लेखक कौन है? मिथिलेश्वर जी, जो हरिहर काका के पड़ोसी हैं, उनके पहले मित्र हैं, है ना, और उनके बहुत करीबी भी हैं।
हरिहर काका की पूरी कहानी हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले काका का अतीत और पारिवारिक पृष्ठभूमि। थोड़ा थोड़ा तो वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हरिहर काका ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियों की ऐसे में मृत्यु हो गई, कोई संतान नहीं हुई। वो अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। काका के पास कुल 15 बीघे जमीन है। इस वजह से जब तक जमीन काका के पास है, भाइयों के परिवार में उनका एक विशेष स्थान बना हुआ है। जिस दिन भी काका ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जमीन का हिस्सा किसको दिया जाएगा, ठीक है, या उनके मरने के बाद तो वैसे ही उनके नाम हो जानी है, भाइयों के नाम हो जाएगी। तो इस वजह से भाई जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। दूसरा जो रीजन है, परिवार में उपेक्षा और अपमान। भले ही काका के पास इतनी जमीन थी, धीरे धीरे उनके साथ घर में बुरा बर्ताव होने लगा। भाई खेतों में व्यस्त रहते और उनकी पत्नियां जो है, घर पे जो भाइयों की पत्नियां हैं, वो उन्हें बचा कुचा रूखा सूखा खाना देती थी। एक दिन घर में किसी मेहमान के आने पर तरह तरह के पकवान बने। मेहमान के जाने के बाद काका को उम्मीद थी कि शायद आज उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन थाली में सिर्फ भात और मट्ठा परोसा गया। इस अपमान से दुखी होकर काका ने थाली फेंक दी और घर की औरतों ने ही उनको जमकर पीटा। क्या ठाकुरबाड़ी के महंत की चाल। जब घर की औरतों ने और भाइयों ने आकर उसे बहुत अपमानित किया, पीटा, तो काका घर छोड़कर चले गए और ठाकुरबाड़ी में जाकर रहने लगे। ठाकुरबाड़ी का महंत जो है वो भी लालची है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना। जब गांव के ठाकुरबाड़ी के महंत को झगड़े का पता चला तो उसने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा कि भाई ये तो सोने की मुर्गी खुद मेरे पास चलकर आ गई है। वह काका को बहला फुसलाकर ठाकुरबाड़ी ले गया। वहां उसने काका को ज्ञान दिया कि ये सांसारिक रिश्ते सब झूठे हैं, माया है। उसने काका पर दबाव बनाया कि वे अपना 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, ताकि उन्हें क्या सीधे स्वर्ग मिलेगा, है ना। फिर एक मोड़ आता है कि भाइयों को पता चल जाता है कि काका तो अगर वहाँ ठाकुरबाड़ी में रहने लगेंगे तो ऐसे ऐसे तो वो ठाकुरबाड़ी में ही सारी जमीन जायदाद अपनी नाम कर देंगे, ठाकुरबाड़ी के नाम कर देंगे। तो भाइयों को इस बात का पछतावा होता है और चापलूसी वो शुरू कर देते हैं। जब भाइयों को पता चला कि काका ठाकुरबाड़ी चले गए हैं और जमीन हाथ से निकल सकती है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। वे काका को रोते हुए घर वापस लाए और अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद कुछ दिनों तक काका को घर में राजा की तरह रखा गया। उनकी हर इच्छा पूरी की जाने लगी। इसी बीच लेखक ने काका को सलाह दी कि जीते जी अपनी जमीन किसी के भी नाम न करें, क्योंकि जमीन देने के बाद बूढ़े लोगों की हालत बदतर हो जाती है ना। एक बार जमीन नाम हो गई, अगर आपने अपने हिस्से की जमीन किसी को अपने दूसरे के नाम कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें अच्छा व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। काका ने इस बात को गांठ बांध लिया, लेकिन लालच और क्रूरता की हदें पार हो गई। जब काका ने अपनी जमीन किसी के भी नाम, ना भाइयों के नाम, ना मंदिर के करने से साफ मना कर दिया, तो दोनों पक्ष उनके दुश्मन बन गए। महंत का अत्याचार हुआ। एक रात महंत के गुंडों ने काका का अपहरण कर लिया। उन्हें ठाकुरबाड़ी में बांध कर रखा गया, पीटा गया जबरन। सादे कागजों पर, मतलब प्लेन कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से छुड़वाया। मतलब जो भाई थे ना, वो चाहते थे कि वो महंत के चुंगल से छूट जाए, और महंत जो था वो चाहता था कि भाइयों से छूट जाए। भाइयों का धोखा। अब भाइयों को जब लगा कि काका अब सीधे तरीके से जमीन नहीं देंगे, तो उन्होंने भी अपनी इंसानियत खो दी। उन्होंने काका को घर के कमरे में बंद कर दिया, उनके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर अंगूठे का निशान लेने की कोशिश की। काका के चिल्लाने पर पुलिस और पड़ोसियों ने उन्हें फिर से बचाया।
अपनों और धर्म के ठेकेदारों की इस भयानक क्रूरता ने हरिहर काका को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जिसको वो अपना परिवार समझ रहे थे, उन लोगों ने ही इतनी मारपीट करी, उन लोगों ने पुलिस तक को बुला लिया, मतलब पुलिस आने की नौबत आ गई, तो कैसा विश्वास, है ना। इस घटना ने हरिहर काका को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया और मौन धारण कर लिया। अब वे अपने ही पैसों से मिली पुलिस सुरक्षा के बीच रहते हैं। कहानी के अंत में एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति सामने आता है। बूढ़ा व्यक्ति कौन है? हरिहर काका ही है, जो सुरक्षा कर्मियों से घिरा तो है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला है। मीन्स चारों तरफ पैसों से उसने अपनी चारों तरफ सिक्योरिटी तो लगवा ली, लेकिन उसके अपना कोई भी उसके आसपास नहीं है। वो अंदर से बिल्कुल अकेला है। वह खुली आंखों से सिर्फ आसमान को निहारता रहता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, जबकि उनके भाई और महंत गिद्धों की तरह उनकी मौत की राह देख रहे हैं। क्योंकि वो दोनों तो चाहते ही हैं, वो दोनों क्या मतलब वो सब तो चाहते ही हैं कि ये बूढ़ा कब मरे, हरिहर काका कब मरे, ताकि उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। तो इस कहानी का सार इतना ही था। और ये कहानी हमें क्या दर्शाती है कि जब धन और संपत्ति का लालच मानवीय रिश्तों पर हावी हो जाता है, तो इंसान इस कदर अंधा और हिंसक हो जाता है। यह समाज में पारिवारिक मूल्यों के पतन और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड पर एक करारा प्रहार है। अंत में ये नहीं बताया गया कि हरिहर काका ने जमीन किसके नाम की, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि मैं किसी के नाम नहीं करूँगा। उन्होंने किसी से वास्ता भी नहीं रखा, बस वो एक मंचे पर लेटे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनकी देख-रेख में खड़े रहते हैं। बस यहीं पर कहानी का अंत हुआ है। ठीक है। तो एक माइंड मैप भी मैंने ये लगाया है ताकि स्टोरी को अच्छे से समझा जा सके। कहानी का सारांश है एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति की त्रासदी, क्योंकि ना उसकी बीवी है ना उसके बच्चे हैं। अगर उसके अपने खुद के बच्चे होते तो शायद ये आधी जायदाद या पूरी जायदाद बच्चों के नाम हो जाती, है ना। और कितनी ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहते थे? 15 बीघा ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहते थे। और घर वालों ने भी उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि स्त्रियों ने भी उनके साथ मारपीट की। और जो ठाकुर बाड़ी का सहारा लेने वो गए थे, जहाँ उन्हें ये लगता था कि शायद वहाँ भगवान के स्थान पर उन्हें सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ के महंत ने भी उनके साथ लालच भरा काम किया। संघर्ष के वास्तविक कारण हमें अगर देखने हो तो क्या-क्या है? संपत्ति का मोह है, पारिवारिक उपेक्षा है, ठीक है, मेहनत की धार्मिक आडंबरता हमें उसमें देखने को मिलती है। और साथ-साथ ये कहानी हमें संदेश देती है कि समाज में वृद्धों की स्थिति जो है वो बहुत ही संवेदनशील बन गई है। रिश्तों का स्वरूप जो है कि वो बदल गया है और मानवीय मूल्यों का तो हर रोज़ क्षरण हो ही रहा है ना? तो इतनी सी थी ये कहानी हरिहर काका की। मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ ही साथ अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।